नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुष्प की संरचना के बारे में, यानी कि पुष्प के कितने भाग होते हैं और प्रत्येक भाग का क्या कार्य होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि पुष्प क्या है। पुष्प एक ऐसी संरचना है जो किसी पौधे के लिए महत्वपूर्ण होती है। पुष्प के द्वारा ही लैंगिक जनन की प्रक्रिया संभव होती है पौधों में, पादपों में। अगर पुष्प नहीं होगा तो सामान्यतः उसमें लैंगिक जनन नहीं मिलेगा। तो पुष्प किसी भी पौधे की कह सकते हैं संतति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों आइए जानते हैं पुष्प के बारे में। देखिए दोस्तों, पुष्प के कई सारे भाग होते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख भाग आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखिए ये पुष्प है, इसमें ये वाला जो भाग है, ये जो रंगीन कलर का भाग होता है, पंखुड़ियाँ होती हैं, इसको हम लोग कहते हैं दल। दल कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं पेटल्स। जो ये रंगीन कलर का भाग है, ये वाला दल यानी कि पेटल्स। और अगर एक से अधिक दल मौजूद हैं, यानी कि एक से अधिक पेटल हैं, इनकी संख्या 5, 6, 7 कितनी भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। तो जब इनके ग्रुप को, दल के ग्रुप को हम लोग बोलेंगे दलपुंज यानी कि कोरोला। पेटल्स के ग्रुप को बोलेंगे कोरोला, दल के ग्रुप को बोलेंगे दलपुंज। ठीक है दोस्तों। तो दल क्या होता है? पुष्प का रंगीन भाग होता है और इसका कुछ खास कार्य होता नहीं है। ये कीटों को आकर्षित करने के लिए कह सकते हैं, आकर्षित करने में सहायता करता है दल जो होता है। अब दोस्तों बात करते हैं बाह्य दल की। बाह्य दल ये दिख रहा है, ये दोस्तों ये है बाह्य दल। बाह्य दल क्या होता है? जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है तो ये बाह्य दल उसकी रक्षा करता है। ठीक है, वातावरण से पुष्प जब कलिका अवस्था में होता है तो बाह्य दल उसको कवर किए रहता है ताकि वो ढका रहे, उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव न, हानिकारक प्रभाव न पड़ सके वातावरण या फिर किसी जीव के द्वारा। तो और देखिए बाह्य दल को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सेपल्स। ठीक है दोस्तों, बाह्य दल जब एक संख्या में रहेगा तब ठीक है, बाह्य दल बोलेंगे, लेकिन जब एक से अधिक संख्या में है तब इसके समूह को हम लोग बोलते हैं बाह्य दल पुंज यानी कि कैलिक्स को सेपल्स बोलेंगे। जब ना इसकी संख्या एक होगी, यानी कि इसका ये सिंगुलर है। ठीक है, और जब यही बाह्य दल 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं, तो जब ये संख्या में अधिक होंगे तो इसके समूह को हम लोग बोलेंगे कैलिक्स। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने दल के समूह को दलपुंज कहा था। दल को अंग्रेजी में पेटल्स बोल रहे थे और दलपुंज को बोल रहे थे कोरोला। तो वैसे ही यहाँ पे बाह्य दल के समूह को यानी बाह्य दल के ग्रुप को बोलते हैं बाह्य दलपुंज यानी कि कैलिक्स। कैलिक्स अंग्रेजी हो गया इसका, और सेपल्स जो हो गया वो बाह्य दल का अंग्रेजी है। अब ये दोनों कह सकते हैं, ये जो दल है और बाह्य दल है, इसका पुष्प के लैंगिक जनन में कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता है। बस ये इसकी रक्षा करता है कलिका अवस्था में, और ये जो दल होता है ये कीटों को या फिर अन्य जीवों को आकर्षित करता है अपनी तरफ, ताकि कोई भी जीव आए और परागण की जो प्रक्रिया है, जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया है, वो संभव हो सके। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने पढ़ लिया बाह्य दल के बारे में और दल के बारे में। बाह्य दल के समूह को बाह्य दलपुंज और दल के समूह को दलपुंज यानी कि कोरोला कहते हैं। कैलिक्स और कोरोला याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पुष्प के महत्वपूर्ण भाग के बारे में, जिसका नाम है स्त्री केसर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बीच में कुछ अंडा इस तरीके से नलिकाकार संरचना है। यहाँ पे यही संरचना थोड़ी सी फैल गई है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र अंग्रेजी में कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है दोस्तों, जो इसका ऊपर वाला भाग है ये कहलाएगा वर्तिकाग्र, अंग्रेजी में कहेंगे स्टिग्मा। उसके बाद ये जो नली आई है नीचे, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका। वर्तिका कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं स्टाइल। स्टिग्मा, स्टाइल। स्टिग्मा ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र और वर्तिका नीचे वाला, स्टिग्मा, स्टाइल। उसके बाद दोस्तों ये है आपका अंडाशय। अंडाशय यानी कि ओवरी। ठीक है दोस्तों, अंडाशय ये है, इसको बोलते हैं ओवरी। तो ये तीनों मिलकर वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। दोस्तों वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय आपस में मिलके जो संरचना का निर्माण करते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। अंग्रेजी में कहते हैं पिस्टल। ये फिर से बता रहे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये है वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका, ये है अंडाशय। इसके अंदर होता है बीजांड, ओव्यूल कहते हैं उसको। तो बीजांड के बारे में हम लोग अलग से पढ़ते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो अंदर वाली संरचना है ये होती है बीजांड यानी कि ओव्यूल, और ये जो ऊपर वाला भाग है ये कहलाता है वर्तिकाग्र।
और दोस्तों ये जो नली आई है ये कहलाती है वर्तिका, और नीचे वाला भाग जो है वो कहलाता है अंडाशय। ये तीनों मिलकर आपस में स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो प्रमुख भाग होता है पुष्प का वो होता है स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। अब प्रत्येक का कार्य जान लीजिए दोस्तों। देखिए वर्तिकाग्र पे क्या होता है, वर्तिकाग्र पे परागकण पहुँचते हैं। परागकण जो होते हैं वो परागण की प्रक्रिया द्वारा यहाँ पे पहुँचते हैं। वर्तिका का काम होता है एक तरीके से, यहाँ पे एक नलिका का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं पराग नलिका। तो परागकण के द्वारा पराग नलिका नीचे आती है अंडाशय में, अंडाशय के बीजांड में। ये बीजांड है, ये वर्तिका है। तो यहाँ पे परागकण आएगा, एक नली एक नलिका का निर्माण करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पराग नलिका। तो वो पराग नलिका जो है इसी रास्ते से आएगी। तो इसका काम हो गया एक तरीके से रास्ता प्रदान करना पराग नलिका को। ठीक है दोस्तों, तो स्त्री केसर के 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय, ये तीनों मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, स्त्री केसर। अंग्रेजी में कहते हैं पिस्टिल। अब अगर यही स्त्री केसर एक से अधिक हैं, यानी कि ऐसे इस तरीके से संरचनाएं अगर किसी पुष्प में 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तब उसको हम लोग नाम देते हैं जायांग यानी कि गाइनोसियम। या फिर आप लोग सीधा सीधा समझ लीजिए, स्त्री केसर के समूह को, ग्रुप ऑफ पिस्टल्स कॉल्ड गाइनोसियम, यानी कि स्त्री केसर के समूह को हम लोग कहेंगे जायांग। ठीक है, अगर समूह का मतलब कि जब ये संख्या में 1, 2, 3 अधिक, 1 से अधिक होंगी तब उसको हम लोग बोलेंगे जायांग यानी गाइनोसियम। ठीक है, जैसे यहाँ पे बाह्य दलपुंज था, बाह्य दलपुंज था, वैसे ही जायांग, जायांग एक बड़ा शब्द है। स्त्री केसर उसकी 1 इकाई और स्त्री केसर की 3 इकाइयाँ, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। तो याद रखिएगा, ये कंफ्यूज करेगा लेकिन ठीक है याद रखिएगा। वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय आपस में मिलकर स्त्री केसर बनाते हैं। स्त्री केसर कई सारे स्त्री केसर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जायांग यानी कि गाइनोसियम। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है मादा जनन तंत्र कह सकते हैं। पुष्प का मादा जनन अंग जो होता है वो यही होता है, स्त्री केसर या फिर जायांग। ठीक है, यानी कि ये स्त्री से ही शब्द से पता चल जा रहा है, ये फीमेल से जुड़ा हुआ होगा। तो ये फीमेल वाला होता है, फीमेल वाला पार्ट होता है। ये जो अंडाशय होता है ये आगे चल के बदल जाता है फल में। जो हम लोग फल खाते हैं, जो फ्रूट खाते हैं, ये अंडाशय फल में बदल जाता है परागण की प्रक्रिया के बाद। और ये जो बीजांड होता है वो बदल जाता है बीज में। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं आम की, तो आम की जो गुठली होती है वो होता है बीजांड, और जो उसका ऊपर वाला गूदा होता है वो होता है अंडाशय। ठीक है, तो वही हम खाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नर जनन अंग की, इसमें पुष्प में। तो नर जनन अंग के 2 भाग होते हैं, पहला होता है परागकोश, दूसरा होता है तंतु। परागकोश को बोलते हैं एंथर, और तंतु को बोलते हैं फिलामेंट। तो परागकोश, तो दोस्तों परागकोश और तंतु आपस में मिल के बनाते हैं पुंकेसर। पुंकेसर यानी अंग्रेजी में कहेंगे स्टेमन। ठीक है, परागकोश और तंतु आपस में मिलकर बनाते हैं पुंकेसर यानी कि स्टेमन। और अगर पुंकेसर 1 से अधिक है, देखिए यहाँ पे 1 पुंकेसर, 2 पुंकेसर, 3, 4, 5, 6, तो इस पूरे समूह को हम लोग बोलेंगे पुमंग। अंग्रेजी में कहेंगे एंड्रोसियम। ठीक है दोस्तों, तो परागकोश और तंतु आपस में मिलकर बनाते हैं पुंकेसर, और पुंकेसर के समूह को हम लोग कहते हैं पुमंग यानी कि एंड्रोसियम, स्टेमन। देखिए ये है परागकोश, ये है तंतु। परागकोश में निर्माण होता है परागकणों का। परागकण क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे महीन कण होते हैं जो निषेचन की प्रक्रिया या फिर परागण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अगर परागकण का उत्पादन नहीं होगा तो किसी पौधे में बीज का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे निषेचन या फिर परागण की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो परागकोश, और इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो पुंकेसर है या फिर ये जो पुमंग है, ये नर जनन अंग है। पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर या फिर पुमंग, और मादा जनन अंग पूछेगा तो स्त्री केसर, पुंकेसर छोटा शब्द है, और पुमंग जो है वो बड़ा शब्द है। पुमंग का मतलब, अगर कोई पूछेगा आपसे परिभाषा पुमंग की, तो आप लोग बताएंगे पुंकेसरों के समूह को हम लोग कहते हैं पुमंग। और जब पूछेगा जायांग की परिभाषा, तो स्त्री केसर के समूह को हम लोग बोलते हैं जायांग यानी कि गाइनोसियम। और कोई पूछ दिया स्त्री केसर में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। वर्तिकाग्र का कार्य होता है परागकणों को अपने ऊपर ग्रहण करना, वर्तिका पराग नलिका को रास्ता प्रदान करती है, और अंडाशय में होता है बीजांड जो आगे जाके
बीज बदलता है और अंडा से फल बदल जाता है, तो याद रखिएगा। और पुंकेसर में परागकोश का काम हो गया परागकण का निर्माण करना, और तंतु जो है एक डंठल है जो उस परागकोश को टिकाए रखती है पुष्प पे। तो दोस्तों ये है, देखिए ये आपके सामने था पुष्प की संरचना। ये जो भाग होता है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पुष्पासन यानी कि थैलमस, पुष्पासन थैलमस, ठीक है दोस्तों। और ये जो डंठल है जिस पे ये पुष्प टिका होगा उसको हम लोग बोलते हैं पुष्पवृंत, टेंटिकल्स और थैलमस। ये है थैलमस जिस पे पुष्प टिका हुआ है या फिर पुष्प बैठा है, और पुष्पवृंत का मतलब जो डंठल पे पुष्प लगा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था पुष्प की संरचना के बारे में। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी का दिया गया है, तो आप लोग इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये ज़रूरी होता है।